करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हेल्थ गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनीष कुंदवानी, जो कि है सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम फिजियोथेरेपी को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे और फिजियोथेरेपी की जो अवेयरनेस है, इम्पोर्टेंस है, उसको लेकर के उनसे बात करेंगे। वेलकम टू द न्यूज रूम सर। थैंक यू सो मच मैम। तो सर, हम सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि बैक पेन, नेक पेन होता रहता है। तो सर, क्या ये हैबिट है, हमारे हैबिट्स की देन है, या फिर सर एक ये नेचुरल चीज़ होती है? देखिए, नेक पेन और बैक पेन आजकल हम लोगों की जो जीवन शैली है उसके वजह से लोगों को ज़्यादा होने लगा है। जैसे लॉन्ग सिटिंग वर्क, जैसे हम आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें, बैंकिंग की बात करें, वहाँ 8-8, 10-10 घंटे तक लोगों को लॉन्ग सिटिंग करनी पड़ती है। जी सर। और लॉन्ग सिटिंग की वजह से नेक पेन और बैक पेन लोगों में बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि वो लोग रेगुलरली एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं। जी सर। जिसकी वजह से उनकी मसल्स थोड़ी सी वीक रहती हैं और लॉन्ग सिटिंग करने की वजह से ये बहुत इजीली लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। जी सर। हम देखते हैं सर, एक्सीडेंट के बाद ही लोगों को फिजियोथेरेपी की याद आती है, उससे पहले याद ही नहीं आती। सो सर, क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि हर एज ग्रुप को और हर जितने भी लोग हैं उनको सबको इंपॉर्टेंस मालूम होनी चाहिए फिजियोथेरेपी की? देखिए, एक्सीडेंट के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल तो है ही सही, क्योंकि ऑपरेशन अच्छा हुआ है, उस ऑपरेशन को अच्छा करने के लिए एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की भी नीड है जी। बट सिर्फ ऑपरेशन के बाद नहीं, अब फिजियोथेरेपी की अलग अलग ब्रांचेस हो चुकी है। जैसे हम अगर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी की बात करें तो वो फिजियोथेरेपिस्ट बैक पेन, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर, जो आजकल बहुत कॉमनली लोगों को होती हैं, उनको ट्रीट करते हैं। ऐसे ही न्यूरोलॉजी में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो पैरालिसिस, सेरिब्रल पाल्सी, इस टाइप के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। सेम स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट भी होते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट में कोई स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड होता है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ते दौड़ते आता है, वहीं उसकी स्ट्रेचिंग कराता है। उस फील्ड को स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी बोलते हैं। ऐसे ही अभी बहुत सारी फील्ड में लाइक गायनिक और पीडियाट्रिक्स, उसमें भी फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने लगा है। सर, हम देखते हैं कि लोग सिटिंग के कारण, क्योंकि वो अपने डेस्क पे काम करते रहते हैं, क्या ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स होने चाहिए जो वो तुरंत वहाँ पे वो ट्रिक्स करने और एक्सरसाइज करने के बाद ठीक कर सके? देखिए, सिर्फ ट्रिक से किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता है। जी सर। आपको थोड़ा हमेशा अपने रूटीन में आधा घंटा या एटलीस्ट 20 से 25 मिनट खुद को एक्सरसाइजेज में जोड़ना चाहिए। किसी को जिम जाना और ये सब चीज़ें, योगा करना बड़ा बोरिंग सा लगता है, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप किसी न किसी स्पोर्ट्स से खुद को जोड़ लीजिए। जैसे मैं खुद पर्सनली स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रेगुलरली 15-20 मिनट रोज़ स्विमिंग करता हूँ, तो मेरी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। तो मेरे को उसके फिर बाद अलग से कुछ एक्सरसाइजेज नहीं करनी पड़ती। तो क्विक के अलावा मैं ये कहूँगा कि आपको रेगुलरली खुद को एक्सरसाइजेज से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 3 ऐसी चीज़ें आप बताइए जो लोग डिजिटली कहीं ना कहीं अपने आप को 8 से 9 घंटे तक बैठ के और काम कर रहे हैं, उनके लिए सर क्या चीज़ें हो सकती है वो 3 जो उनके लिए अच्छी हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी चेयर प्रॉपर होनी चाहिए, टेबल प्रॉपर होना चाहिए। चेयर भी अगर गड़बड़ होगी तो आपको लो बैक पेन हो सकता है। सेम जो आपका सिस्टम है, जो आपका लैपटॉप है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो आपसे उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होना चाहिए। और जो लैपटॉप है उसको आपको ज़्यादा झुक के काम करना ना पड़े, उससे नेक पे इशू आएगा। और बैक पे भी आपको बहुत ज़्यादा झुक के काम ना करना पड़े तो बैक पे इशू आएंगे। तो चेयर बहुत प्रॉपर होना ज़रूरी है, और लैपटॉप और आपकी डिस्टेंस प्रॉपर होना ज़रूरी है, और आपकी सिटिंग स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। सर, हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के कारण कभी कभी झुंझुनी चढ़ाती है, तो सर उस झुंझुनी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, झुंझुनी होने के मल्टीपल रीज़न है, सिर्फ एक कॉमन रीज़न नहीं है कि हम सिर्फ सिटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। कितनी बार लोगों को कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, लाइक विटामिन B12, विटामिन D3, इसके वजह से भी कितनी बार झुंझुनी होती है। बट अगर लॉन्ग सिटिंग की वजह से आपको झुंझुनी आ रही है तो एक क्विक टिप बताऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आपका पैर सुन्न हो गया बैठे बैठे, तो आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे आप अपने एड़ी को ज़मीन से ऐसे 3-4 बार क्लिक करें ज़मीन पे। ऐसा करने से आप उसी टाइम
ऐसा फील करेंगे कि आपकी जो झुनझुनी है वो थोड़ी देर के लिए चली गई, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको रेगुलरली स्ट्रेचिंग्स और प्रॉपर सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सर उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपने बताया कि झुनझुनी सिर्फ एक कारण से नहीं होती है, तो ऐसा वो क्या सिम्टम्स होगा कि अब हमें डायग्नोज हो गया, अब हमें जाके डॉक्टर से इसका चेकअप करवाना है और पता करना है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, विटामिन के कारण कम या फिर ये एक नॉर्मल चीज़ है? देखिए, ये खुद ही एक सिम्टम है कि अगर आप थोड़ी देर बैठ रहे हैं, आपको झुनझुनी आ रही है हाथ पैर में, आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं या आपको कुछ पेन्स होने लग रहे हैं, तो ये खुद सिम्टम्स हैं। अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है तो आपको प्रॉपर फिजिशियन से कंसल्ट करके इसके बारे में जानना चाहिए। सर हम देखते हैं कि ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ जो चिल्ड्रंस की रहती है वो बैठे रहते हैं बहुत टाइम तक। सर पेरेंट्स को क्या अवेयरनेस ले आनी चाहिए कि वो बच्चे उससे हट के आउटडोर एक्टिविटीज़ में आके काम करें? देखिए, अगर हम पहले ज़माने की बात करें तो पहले के स्पोर्ट्स और अभी के स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। आजकल तो अगर मैं, मेरे बेटे को भी डर लगता है कि मैं रोड पे अकेले उसको खेलने के लिए छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, है ना। पहले की सेफ्टी और अभी की सेफ्टी बहुत अलग है। बट हाँ, हर थोड़े टाइम में मुझे लगता है पेरेंट्स को ही अपने सपोर्ट के साथ अपने बच्चों को कहीं ना कहीं गार्डन्स में लेके जाना चाहिए, जहाँ पे बच्चे अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकें, अच्छे से खेल सकें। और हमको खुद को भी इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों के साथ कि हम भी बच्चों के साथ खेलें, तो वो खुद इंटरेस्ट लेंगे। अगर हम खुद ही पूरा दिन घर में मोबाइल अगर यूज़ करेंगे अपने बच्चों को भूल के, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे भी वही काम करेंगे जो हम कर रहे हैं। बच्चे हमारी मिरर इमेजेस होती हैं, तो अगर हम मोबाइल पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी वही काम करेंगे। तो हमें, मुझे लगता है कि अपने मोबाइल को घर जाके कोशिश करना चाहिए मोबाइल का यूजेस कम करें और अपने बच्चों को समय दें, जिससे बच्चों को धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदतें कम होना चालू हो। सर देखते कि 2 मिथ्स हैं कि फिजियोथेरेपी और मसाज एक है, या फिर फिजियोथेरेपी और सर्जन में सर क्या डिफरेंस है, वो हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, मसाज ऐसी टेक्निक है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। हमारे घर में किसी को भी कमर में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, तो हम हल्की फुल्की मसाज करते हैं तो उससे आराम मिल जाता है। बट फिजियोथेरेपी और मसाज में डिफरेंस है। फिजियोथेरेपी एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड फील्ड है, जिसमें एक आदमी जितना MBBS में पूरी पढ़ाई करता है उतनी 5 इयर्स पूरा फिजियोथेरेपिस्ट बनने में भी लगता है। वहाँ पे सिर्फ मसाज नहीं होती, उसमें स्ट्रेचिंग थेरेपी, मशीन थेरेपी, मोबिलाइजेशन थेरेपी और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो फिजियोथेरेपी में ऐड होती है। मसाज सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है फिजियोथेरेपी का, बट फिजियोथेरेपी मसाज है ऐसा नहीं है। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था सर्जन्स और फिजियोथेरेपिस्ट, देखिए सर्जन का काम सर्जरी करना है। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई अंदर बॉडी के अंदर इंजरी है, लिगामेंट्स इंजरी है, ये सब काम एक सर्जन करेगा उसको ठीक करने का। और फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि जब सर्जरी हो चुकी है, अब पेशेंट थोड़ा नॉर्मलाइज हो चुका है और उसको वापस से नॉर्मल लाइफ में लेके आना है, तब फिजियोथेरेपिस्ट का एक पार्ट बनता है। सर एंजाइटी, हार्मोनल और स्ट्रेस, सर ये 3 को लेकर के क्या हम फिजियोथेरेपी करके इन चीज़ों को कम कर सकते हैं? देखिए, एंजाइटी और माइग्रेन्स का एक काफ़ी बड़ा रीज़न हमारा रूटीन लाइफ भी है कि हम प्रॉपर स्लिप नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं और हमारी लाइफ में एक मोनोटोनस लाइफ चल रही है। फॉर एग्जांपल, सुबह ऑफिस गए, रात को घर आ गए, खाना खाए, सो गए, ये हमारी रूटीन चल रही है। बट एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए हमें खुद को किसी न किसी एक्सरसाइजेस से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर लिटरेचर वाइज देखा गया है कि एक आदमी को 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जी सर। अगर आपका स्लिप भी कम है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है स्ट्रेस और एंजाइटी का। तो एक ओवरऑल आपको आपकी बॉडी को फिट करने के लिए फिजियोथेरेपी, प्रॉपर स्लिप और प्रॉपर न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल जो हम खान पान ले रहे हैं वो उतना नेचुरल वे में हम लोग तक नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं उसमें बहुत मिलावट है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना भी ज़रूरी है। सेम अगर आपने हार्मोन्स की बात करी, तो हार्मोन्स में ये देखा गया है कि काफ़ी सारे फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी जॉइंट्स इशू रहते हैं। तो इसमें आप कोशिश ये करें कि आप रूटीन एक्सरसाइजेस करते रहें, अपने वेट को प्रॉपर मैनेज करें, तो इन सब चीज़ों से आप अपनी इंजरीज़ को बचा सकते हैं। सर ओल्ड एज ग्रुप में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो ग्रुप जो है वो मेडिसिन पे आ जाता है सर, क्योंकि कोई ना कोई डिसीज़ हमें डायग्नोज हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें वो मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो एक्सरसाइज के थ्रू सब्स्टिट्यूट बन सके? देखिए, आजकल क्या होता है,
हमें गर्दन में दर्द हुआ, हमें कमर में दर्द हुआ, हम मेडिकल पे गए, हमने दवाई ली। कितनी बार हमें ये मालूम नहीं होता है कि जो दवाई हमको मेडिकल पर्सन ने दी है क्या वो हमारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए है। वो दर्द तो ठीक कर देगी, हो सकता है वो दवाई जाके आगे पीछे आपके किडनी, लीवर और दूसरे ऑर्गन्स को ख़राब भी करे। जी सर। एक स्टेरॉइड इतनी घातक चीज़ है जो मार्केट में सिर्फ 10 रुपये का मिलता है। वो आप खाएंगे और आपका दर्द 2 मिनट में गायब हो जाएगा। आपने दर्द को तो गायब कर दिया, पर उस दवाई के थ्रू आपने अपने अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करना चालू कर दिया और आपने आपकी रूट कॉज को ठीक नहीं किया है, जस्ट सिम्टम को ठीक किया है। कभी कभी हमारे बॉडी में जो पेन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अलार्म्स हैं कि हमारे बॉडी को हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, उन दवाइयों को लेके उस दर्द को ही बंद कर देते हैं। जी सर। तो कोशिश करें कि सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे मेडिसिन का इंपॉर्टेंट रोल है तो वहाँ मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। बट हाँ, जो रूटीन बैक पेन्स, नेक पेन्स हैं उनके लिए कोशिश करें आप नॉर्मल सी सिंपल सी एक्सरसाइजेस करें और मेडिसिन से थोड़ा सा दूर रहें। सर हम 2 चीज़ देखते हैं, एक जिम की एक्सरसाइज जितनी भी होती है वो अलग होती है और फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइजेज होती है वो डिफरेंट पार्ट है, बट सम हाउ पीपल वांट टू वो दोनों को एक करना चाहते हैं। सर ये कैसी चीज़ें डिफरेंट है? देखिए, जिम में एक इंसान क्या करने जाता है, एक अच्छे से बॉडी बिल्ड और एक फिटनेस के लिए जाता है। जी सर। है ना? तो वहाँ आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल के अंडर में करें कि हमारे लिए क्या एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग सुन रहे हैं जिम में लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि हम प्रॉपर प्रोफेशनल के अंडर में नहीं है। तो हम जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एक बार प्रॉपर प्रोफेशनल से समझें कि क्या वो एक्सरसाइजेस हमारे लिए सही है या नहीं है। और सेम अगर आप एक्सरसाइजेस की बात कर रही हैं फिजियोथेरेपी में, तो फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो एक तो आपके बॉडी के पोस्चर्स को ठीक करती है, बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, और यहाँ आपको कोई बीमारी हुई है, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल प्रॉब्लम हुई है या स्लिप डिस्क हुई है, उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज होती है जिससे आप उस बीमारी को ठीक कर सकें। तो दोनों एक्सरसाइजेज अलग अलग है। सर स्लिप डिस्क को लेकर के अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। सर इसके क्या चीज़ हो सकती है कि हम उसे कम कर सके, अवेयरनेस फैला सके उसके लिए? देखिए, स्लिप डिस्क मतलब क्या, बहुत एक कॉमन भाषा में बोलूँ कि आपके कमर में जो डिस्क है अपनी जगह से खसक जाती है, उसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। स्लिप डिस्क होने का रीज़न क्या है? आपकी मसल का वीकनेस, कि आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी बैक की मसल्स बहुत वीक है। आपकी बैक की मसल्स वीक हैं और आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं जिसमें चांसेस हैं कि आपकी एक पानी की बोतल भी गिरी और आप उठाने गए तो स्लिप डिस्क हो जाएगा। जी सर। ऐसा नहीं होता है कि स्लिप डिस्क सिर्फ कुछ भारी वजन उठाने की वजह से, बट अगर आप गलत पोस्चर में झुक के अगर हल्का वेट भी उठा रहे हैं तो भी आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। तो उससे बचने का ये तरीका है कि आप रूटीन में बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं उसको रेगुलर करके आप स्लिप डिस्क से बच सकते हैं। इंडिया में कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस अभी भी कम है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इंडिया में ओवरऑल तो नहीं बोलूँगा, अब जैसे हम इंदौर जैसे शहर में हैं तो मुझे नहीं लगता। पहले हम लोगों को जगह जगह जाके फिजियोथेरेपी के लिए कैंप्स लगाने पड़ते थे जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले, बट अब पेशेंट्स डायरेक्टली आ रहे हैं क्योंकि जब एक मरीज़ हम लोगों से ठीक होता है तो वो एक मरीज़ 10 लोगों को जाके बोलता है कि अब आप मेडिसिन नहीं खाइए, आप इन सर के पास चले जाइए जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो अभी की तारीख में अगर हम हमारे शहर की बात करें या बड़े शहर जैसे बॉम्बे, दिल्ली, तो वहाँ पे अब अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है इस चीज़ को लेकर। सर वर्ल्ड लेवल पे इसकी कैसे अवेयरनेस करते हैं सर? जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लगाते हैं, तो सर उससे कैसे इनिशिएट होते हैं? देखिए, वर्ल्ड में तो ये है कि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। एक एजुकेशन का इफेक्ट किसी भी चीज़ पे बहुत पड़ता है। जी सर। जैसे जैसे हमारे हिंदुस्तान में या पूरी वर्ल्ड में लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने लगे। नहीं तो क्या होता है, लोग अपनी हेल्थ को सेकेंडरी रख के हर चीज़ को पहले करते हैं। तो जैसे जैसे शहरों में, गाँव में भी अब धीरे धीरे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जो लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं वो धीरे धीरे फिजियोथेरेपी को लेकर भी अवेयर हो रहे हैं। एआई, रोबोटिक्स और मशीन, 3 चीज़ ऐसे हैं सर जो फिजियोथेरेपी में इन्वॉल्व होती है। सर कहीं ना कहीं मिथ है कि कभी ना कभी ये सर कोई डिसएडवांटेज दे देती है। येस, देयर इज बीइंग बहुत सारे एडवांटेज, लेकिन कभी ना कभी वो डिसएडवांटेज आ जाता है। तो सर वो मिथ हम अपने कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखिए, एआई रोबोटिक्स ने हमारी लाइफ को बहुत इजी किया है। अभी
हम जो काम पहले एज अ फिजियोथेरेपिस्ट में बता रहा हूँ, जो हम पहले काम एक बैक पेन या फ्रोजन शोल्डर या स्लिप डिस्क या पैरालिसिस जैसे पेशेंट्स को ठीक करने में महीनों लगते थे, अब रोबोटिक्स और एआई के थ्रू हम लोगों उस प्रॉब्लम्स को और जल्दी ठीक करते जा रहे हैं। जी सर। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो देखिए अगर आप उसको गलत तरीके से किसी भी मशीन को यूज़ करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज तो हमेशा रहेंगे ही सही, बट अगर प्रॉपर जो भी प्रोफेशनल है उस मशीन को अगर प्रॉपर वे में यूज़ कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई डिसएडवांटेज है। सर, आपके एक्सपीरियंस की कोई एक ऐसी स्टोरी जो हमें बताए कि फिजियोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के मेडिकेशन को हटा करके, और सर फिजियोथेरेपी के बलबूते कोई पेशेंट्स ठीक हो गया हो? देखिए ऐसे तो मेरे पास बहुत अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स हैं, रोज़ ही ऐसे हमारे यहाँ आजकल पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं। बट मुझे एक स्टोरी आज भी याद है, आज से 15-16 साल पुरानी बात है, जब मैं MY हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में था। एक बहुत सीनियर एडवोकेट अपनी वाइफ का सपोर्ट लेके आए थे, एक पैर पे मतलब जंप करते करते ही वॉज नॉट एबल कि वो अपने पैर पे वजन भी ले पाए। जी सर। उनको उनको डॉक्टर्स ने बोला था कि आप सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो पाएंगे। वो MY में आए, हमारी पूरी टीम ने मिलके उनको 15 से 20 दिन में पूरी तरीके से ठीक किया। और वो इतना मैजिकल, उन्होंने बोला कि मनीष यू हैव मिडास टच इन योर हैंड्स। तो मिडास टच मीन्स वो गोल्ड टच हमारी फील्ड में है, जिससे हम काफ़ी सारी बीमारियों को बिना ऑपरेशन के भी ट्रीट कर सकते हैं। सर, आपने फील्ड की बात कही तो याद आया सर, कहीं ना कहीं पहले इस चीज़ को नहीं देते थे इम्पोर्टेंस, बट सर आज ये बहुत एडवांस हो चुका है, फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल। तो सर उसका एडवांसमेंट का क्या इम्पैक्ट है आज सोसाइटी में? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जो एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, और जैसे जैसे और एडवांसमेंट आती जाएगी, लोगों का वर्कलोड भी बढ़ेगा, लोगों की बीमारियां भी बढ़ेगी, लोगों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी। बट हर चीज़ के लिए मेडिसिन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिजियोथेरेपी एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग से पेशेंट को ठीक करता है। तो जैसे जैसे आगे, अभी बच्चों में भी मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जांपल है, 13 साल का बच्चा स्लिप डिस्क लेके आया मेरे पास, जो कि ये प्रॉब्लम पहले 50-60 के बाद हुआ करती थी। तो प्रॉब्लम्स का अब एज क्राइटेरिया नहीं रहा। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो इस फिजियोथेरेपी की एडवांसमेंट का यूज़ सब एज ग्रुप्स में मिलने वाला है हमें। सर, अब मैं लास्ट अगर आपसे पूछूं कि हेल्थ टिप क्या होगी आज के हेल्थ गुरु सेगमेंट की, सर वो हेल्थ टिप क्या है? ये हेल्थ टिप है, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने लेक्चर के बीच में भी यही कहा कि आप सभी लोग एक चीज़ माने। मैं अपने क्लिनिक पे मैंने एंट्रेंस पे एक चीज़ लिखा रखी है, सच्चा सुख निरोगी काया। हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी हेल्थ। आपने पैसा भरपूर कमा लिया, पर आपके पास उस पैसे को खर्चा करने के लिए अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाओगे। जी सर। तो आप पैसों से भी ऊपर अगर कोई चीज़ आज की तारीख में है तो वो है हेल्थ। तो रोज़ आधा घंटा एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन अपनी हेल्थ को दीजिए, जिससे आप बीमारियों से खुद को दूर रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त करने के लिए और ऑडियंस के लिए ये सेगमेंट लाए हैं कि हेल्थ गुरु और हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ सके। आज हम मिथ्स, ट्रिक्स और सारी चीज़ें जो फिजियोथेरेपी को लेकर के हैं वो सारी हम सर से जाने, जिसको लेकर के आगे हम उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और ये हेल्थ गुरु सेगमेंट आपके अवेयरनेस के लिए है। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।